हेलो एवरीवन, दिशा क्लासेस में मैं निशा आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीआरपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सीआरपीसी में टोटल 484 सेक्शंस हैं और टोटल 37 चैप्टर्स मेंशन किए गए हैं। अब क्या सारे ही सेक्शंस हमें पढ़ने हैं या सारे ही चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं? ये सवाल जनरली स्टूडेंट्स का रहता है। देखिए बच्चों, अभी इस स्टेज में सारे सेक्शंस याद नहीं होते हैं। सबसे पहले हमें वो सेक्शंस पढ़ने हैं जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो मोस्ट हैं, उसके बाद जो ठीक है कभी कभी आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एलएलबी के स्टूडेंट हैं, अगर आप जुडिशरी की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहला प्रश्न जो है सीआरपीसी में जो आपको पढ़ना है वो है सेक्शन 2। आप कहोगे मैडम सेक्शन 2 क्यों? क्योंकि सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन दी गई बच्चों, आपका एलएलबी में जुडिशरी के एग्जाम में एक सवाल वहां से पक्का आता है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि बेलेबल नॉन बेलेबल किसे कहते हैं। अब आप कहेंगे मैडम आप एक्सप्लेन भी कीजिए साथ साथ में। देखो, बेलेबल और नॉन बेलेबल का मतलब होता है जिन्हें सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बताया है और सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल में जिन्हें बताया है नॉन बेलेबल। एक्ट में जो लैंग्वेज सेक्शन 2A में लिखी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ लिखा ही नहीं है कि आखिर बेलेबल किसे कहते हैं। उसमें लिखा है कि आप सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल में जाओ, वहां देखो। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक बात कही थी कि जब भी आप आईपीसी का अभी नया जब बेरक खरीदोगे तो ऐसा बेरक खरीदना आईपीसी का ढूंढ करके जिसमें सेक्शन के जस्ट नीचे एक इंडेक्स बना हो कि ये जो ऑफेंस है इसकी नेचर कैसी है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। तो इससे बच्चों आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो सेक्शन जो है वो कैसा है। ओके, तो सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल को हम नहीं पढ़ सकते, एक साथ याद करना चाहेंगे तो याद होगी भी नहीं। ओके, तो सबसे अच्छा है कि आप आईपीसी का बेरक ले लीजिए ताकि आप जब भी उस सेक्शन को पढ़ोगे आईपीसी में तो आपको पता लग जाएगा कि ये ऑफेंस कैसा है। इसके बाद आपका दूसरा सवाल बनता है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या होता है। इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तीसरा इसमें पूछते हैं शमनीय मामले क्या होते हैं। अब जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है इसको सीआरपीसी के सेक्शन 2 में डिफाइन नहीं किया गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 320 में एक लिस्ट दे रखी है जिसमें दो तरह से, पहला है पक्षकार द्वारा, दूसरा है न्यायालय द्वारा। अर्थात कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें पार्टी खुद कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे कोर्ट कॉम्प्रोमाइज करवाती है। ओके, तो वो सेक्शन 320 में मेंशन किए गए हैं। तो आपको क्या करना है, सेक्शन 320 में वो लिस्ट है उसके सेक्शंस को याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से सेक्शन है जिसमें मामला जो है आप राजीनामा कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए मर्डर केस में क्या राजीनामा हो सकता है, तो सेक्शन 320 में लिखा ही नहीं हो सेक्शन। लेकिन अगर पूछा है सेक्शन चोरी का मामला है तो क्या उसमें राजीनामा हो सकता है, तो वहां वहां हो सकता है क्योंकि वो सेक्शन वहां पे मेंशन किया गया है। अगर आपसे पूछते हैं कि अगर कहीं पर 325 का मामला है, ग्रीवियस हर्ट का मामला है, तो क्या उसमें राजीनामा हो सकता है, तो उसमें लिखा है हाँ राजीनामा हो सकता है लेकिन कोर्ट की परमिशन से हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, मामला जो है उसमें राजीनामा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये चीज कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है सीआरपीसी के सेक्शन 320 में। तो इसीलिए आपको सीआरपीसी में जो लिस्ट दे रखी है दोनों की वो याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछते हैं जांच किसे कहते हैं और अन्वेषण किसे कहते हैं। जांच मतलब इंक्वायरी किसे कहते हैं और इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं। अभी इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था जिसमें बताया था मैंने कोर्ट की जो ट्रायल है उसमें किस प्रकार से होता है, उसमें मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन उसका पूरा प्रोसेस बताया मैंने आपको। ठीक है, तो आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। देखिए बच्चों, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पे आपका अभी हाल ही में जब एडीजी का एग्जाम मैंने दिया था तो उसमें भी ये सवाल पूछा गया था कि इंक्वायरी में और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है। सोचो इतना बड़ा एग्जाम है, वहां पे भी सवाल पूछ रहा है, दैट मीन्स ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पढ़ना है कि संज्ञेय असंज्ञेय, इंक्वायरी जो है इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा आपको पढ़ना है कंप्लेन, परिवाद किसे कहते हैं। परिवाद पे भी आपका सवाल आता है कि परिवाद क्या होता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है, परिवाद की जो प्रोसीडिंग है वो किस प्रकार से होती है। तो सेक्शन 2 के ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जहां से सवाल नहीं बनता है। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो आप सेक्शन 2 में कोई भी डेफिनेशन है, कोई भी डिफरेंस है, वो तभी करिएगा जब आपको सेक्शन की लैंग्वेज याद हो गई है। डिफरेंस फिर भी आप कर सकते हैं, परिभाषा वाला जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कीजिएगा। लेकिन अगर तैयारी करें जुडिशरी की तो सेक्शन 2 को आपको उसके
ए से लेकर के और एक्स तक जो सारे प्रोविजन मेंशन किए गए हैं वो सब आपको याद करने हैं। ओके, कोई सेक्शन कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। जैसे कि सम्मन है, सम्मन मामला, वारंट मामला क्या होता है, इस पे आपका जो है क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो है आपको याद करना है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, जुरिडिक्शन क्या होता है। तो सीआरपीसी को समझने के लिए आपको सेक्शन 2 बहुत हेल्प करेगा। तो सेक्शन 2 को अगर आप जुडिशियल की तैयारी कर रहे हो तो सेक्शन 2 को पूरा ही पढ़ना है, लेकिन जिन जिन चीज़ों को मैंने बोला है इनको अच्छे से फोकस करके याद कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों आपका अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 6। आप कहोगे मैडम बीच के सेक्शंस को क्या करें, तो बीच के सेक्शंस जो बच्चे जुडिशरी के हैं उनको पढ़ने होंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। आज मैं इस वीडियो में हर तरह से किस किस एस्पेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, कौन से कोर्ट में काम आते हैं, कौन से जुडिशरी में काम आते हैं और कौन से जो है एलएलबी के स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं हर चीज को डिस्कस करूंगी। ओके, सो ये वीडियो सभी के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अब सेक्शन 6 को क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपके एलएलबी के एग्जाम में प्रश्न आता है कोर्ट्स का क्लासिफिकेशन बताओ, कोर्ट में कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की तो आपको बच्चों कोर्ट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुडिशरी के एग्जाम में आती है जजमेंट राइटिंग। तो उसमें सबसे पहले आपको लिखना होता है कोर्ट का नाम। जब आपको पता ही नहीं है कोर्ट का नाम कौन सा आएगा तो पूरी जजमेंट में क्या लिखेंगे आप। तो इसलिए आपको कोर्ट का नाम सबसे पहले पता होना ज़रूरी है। जिस प्रकार से मैंने आपको सीबीसी के वीडियो में बताया था सिविल में कौन कौन से कोर्ट का नाम हम मेंशन करते हैं ड्राफ्टिंग वाले पेपर में, उसी प्रकार से अगर बेल एप्लीकेशन पुटअप कर रहे हो कोर्ट के सामने या फिर कोर्ट के सामने आप जो है परिवाद कर रहे हो तो किस तरह से जो है आप कोर्ट का नाम लिखेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपके ड्राफ्टिंग वाले पेपर में आपको हेल्प करेगा। तो कोर्ट का जो है वो 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय। दूसरा है इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तीसरा इसमें है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और फोर्थ है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 6 में ये 4 प्रकार के कोर्ट मेंशन किए गए हैं। हाई कोर्ट और कोई अन्य न्यायालय वो सेक्शन के ऊपर दिए हुए हैं, मतलब कि उसको मेंशन नहीं किया गया लिस्ट में। ओके, तो आपका प्रश्न आएगा कि दंड के कोर्ट्स जो है उसके कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार है। कहाँ मेंशन किए गए हैं, सेक्शन 6 में। सेक्शन 7 और 8 को आपको सिंपल रीडिंग मारनी है, समझ इसमें से ज्यादा सवाल नहीं आते। आपको सिर्फ पढ़ना है मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब होता है ऐसा एरिया जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, उसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया, महानगर क्षेत्र। ओके, सिर्फ आपको ये याद रखना है। इसके बाद आपको सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सेक्शंस पढ़ने हैं अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इन सेक्शंस की जो प्रोविजंस हैं यहाँ से बीच में से सवाल निकल के आता है, तो इसीलिए आपको इन सेक्शंस को अच्छे से पढ़ना है। अब मैं इनको ब्रीफ में आपको समझाती हूँ बच्चों। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें सेशन कोर्ट की, तो सेशन कोर्ट के संबंध में जो प्रोविजन है वो सेक्शन 9 में मेंशन किया गया है कि सबसे पहला है कोर्ट का गठन कौन करता है, वो करती है स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा है कोर्ट के अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा अर्थात सत्र न्यायाधीश होगा, उसकी नियुक्ति करता है हाई कोर्ट। ओके, अब सेशन कोर्ट का जो सबॉर्डिनेट होता है, मतलब उसके नीचे जो होता है उसको बोलते हैं एडिशनल सेशन जज, अपर सत्र न्यायाधीश। ओके, और इसके इक्वल इसके अलावा छोटा होता है उसे बोलते हैं असिस्टेंट सेशन जज अर्थात सहायक सत्र न्यायाधीश। आप कहोगे मैडम ये एक ही है, नहीं, एक नहीं है, अभी आपको बताऊंगी इनमें डिफरेंस है। अब सेशन कोर्ट जो है सपोज करो एब्सेंट है, सेशन कोर्ट जो है वो अपना काम करने में असमर्थ है, बीमार है, किसी भी कारण से अपना काम नहीं कर पा रहा है या फिर उसकी पोस्ट जो है वैकेंट है, तो उसके काम को जो है एडिशनल सेशन जज या फिर कहीं पर एडिशनल नहीं है तो जो असिस्टेंट सेशन जज है वो उस काम को संभालता है। ओके, तो सेशन कोर्ट की जो पावर है इसे मेंशन किया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 28 में, जिसमें मेंशन किया गया है कि सेशन जज जो है कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन सेशन जज जो है वो डेथ पनिशमेंट अगर देता है तो उसे हाई कोर्ट से उसको क्या करनी पड़ेगी, उसको वेरीफाई मतलब पुष्टि करवानी पड़ेगी। ये कहाँ है, ये सेक्शन 366 में प्रोविजन मेंशन किया गया है। मतलब कि सेशन कोर्ट जो है वो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन अगर वो डेथ पनिशमेंट देता है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको हाई कोर्ट से संपुष्टि करवानी पड़ेगी। और ये संपुष्टि के संबंध में प्रोविजन कहाँ है, सेक्शन 366 में है। जब हाई कोर्ट जो है उसे संपुष्ट कर देता है कि हाँ ठीक है, आप सजा जो है डेथ पनिशमेंट की बरकरार कर देता है, तो इसके संबंध में प्रोविजन कहाँ मेंशन किया गया बच्चों, कि सेक्शन 413 में 413 जो है, तब हाई कोर्ट जब इस तरह से ऑर्डर कर देता है तब सेशन कोर्ट जो है डेथ पनिशमेंट दे सकता है। ओके, तो इन सेक्शंस को इस तरह से रिलेट करके आपको पढ़ना है। इसके बाद में एडिशनल सेशन जज, उसकी पावर भी सेम है, जो सेशन जज करेगा वही एडिशनल जो है अपर सत्र न्यायाधीश करेगा। ठीक है, मतलब डेथ पनिशमेंट देगा तो फिर क्या होगा, इसको आपको हाई कोर्ट से संपुष्टि करनी होगी,
क्योंकि सेशन जज जो है वो पूरे जिले में केवल एक होता है। इसी की जो पावर्स हैं वो जिले में जैसे नगर पालिका एरिया है या फिर आपकी तहसील है, इस स्तर पर तो सेशन जज हर जगह जाके सारा काम नहीं कर सकता है। तो उसी की जो इक्विवेलेंट पावर है वो किस में निहित होती है बच्चों? वो एडिशनल सेशन जज, जिसको हम बोलते हैं एडीजे, उसमें निहित होती है। इसीलिए एडीजे जो है उसके पास भी वही पावर होगी। फिर असिस्टेंट सेशन जज क्या होता है? देखो ये जो है इसके पास केवल 10 ईयर तक का पनिशमेंट देने की पावर है। 10 साल तक की सजा ये सुना सकता है। इसके संबंध में प्रोविजन मेंशन किया गया है सेक्शन जो है 28 में। जो सेक्शंस मैं बोल रही हूँ इन सेक्शंस को आप लिख लीजिए, क्योंकि आपके बेरेक्ट में या फिर आपकी जो है सीरीज में इस तरह से आपको नहीं बता रखा है सेक्शंस को इंटरलिंक करके। हम सेक्शन 9 की बात कर रहे हैं। अब एडिशनल सेशन जज जो है इसके संबंध में प्रोविजन नहीं, लेकिन असिस्टेंट सेशन जज के बारे में सेक्शन 10 में प्रोविजन मेंशन किया गया है। इसकी जो पनिशमेंट देने की पावर है सेक्शन 28 में लिखी हुई है, जो कितनी है बच्चों? 10 साल है। मतलब कि असिस्टेंट सेशन जज जो है वो कम सजा दे सकता है, अर्थात 10 साल तक ही दे सकता है। तो सबसे पहले ये 3 कोर्स हो गए। इसके बाद फिर है आपका सीजेएम, जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास। इन 3 के बारे में हम चर्चा करेंगे। सेक्शन 11 जो है वो कहता है कि किसी भी कोर्ट में क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अर्थात न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं इनके लिए क्या कर सकती है? कोर्ट स्टैब्लिश कर सकती है। और जो इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो कौन अपॉइंट करेगी? हाई कोर्ट करेगी। ये सेक्शन 11 में मेंशन किया गया है। सेक्शन 12 कहता है कि भाई जो ये जेएम होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, ये प्रमोट होकर क्या बनेगा? सीजेएम, ठीक है, और एसीजेएम और एसडीजेएम। ये 3 जिक्र जो है कहाँ किए गए हैं? सेक्शन 12 में। तो सीजीएम जो है कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा, पास हो गए। जीएम जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जैसे अगर आपने आरजेएस का एग्जाम दिया है तो आप पास हो गए, आप आरजेएस बन गए, तो आपके प्रमोशन के थ्रू आप क्या बनोगे? जो आप जिसकी रैंक बहुत अच्छी होती है वो क्या बनता है? सीजीएम, ठीक है। रैंक थोड़ी कम है तो बनता है एसीजीएम। सीजीएम और एसीजीएम जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दोनों की पावर इक्विवेलेंट होती है। सीजीएम जो है पूरे जिले में एक होता है, लेकिन एसीजीएम जो है वो क्या होता है कि वो हर छोटे एरिया में जहाँ पर जो है सीजीएम नहीं जा सकता, वो जो काम नहीं कर सकता, वो काम सब एसीजीएम करते हैं। ओके, सीजीएम के इक्विवेलेंट पावर जो है एसीजीएम के पास होती है। तो अब एसीजीएम जो है वो कितनी सजा दे सकता है और सीजीएम कितने देगा? इसके संबंध में प्रोविजन मेंशन किया गया है सेक्शन 29 में, जिसमें लिखा हुआ है कि सीजीएम जो है वो 7 साल तक की सजा सुना सकता है और जुर्माना। ओके, 7 साल से ऊपर जाते ही क्या होगा? मामला उसके हाथ से चला जाएगा। 7 साल तक की सजा जो है वो सीजीएम दे सकता है। इसके बाद फिर आपको पढ़ना है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है उसके संबंध में सेक्शन 29 में ही लिखा हुआ है कि वह 3 साल की सजा, 3 साल की सजा और 10,000 रुपए तक का फाइन दे सकता है। साथ ही साथ में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो 1 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना दे सकता है। अब आप कहोगे मैडम आप हमें डिटेल में ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि जब आप ड्राफ्टिंग में आपके सामने प्रॉब्लम आएगी तब आपको पता होगा कि कोर्ट का नाम क्या होगा, कि किसके पास कितनी पावर है, और ये सब चीजें कहाँ लिखी है, कौन सा मजिस्ट्रेट किसी मामले को सुनेगा, वो सब लिखा है सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल में। सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल में स्पेशली जैसे जो गंभीर किस्म के मामले हैं वहां पे सेशन कोर्ट लगता है, और जो कम गंभीर है वहां पे लिखा हुआ है न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर जेएम फर्स्ट क्लास। कहीं पर भी एसीजीएम सीजीएम का जिक्र भी नहीं है, क्योंकि सीजीएम जेएम होते कौन है? सीजीएम एसीजीएम होते कौन है? जेएम ही तो होते हैं, ठीक है। इसलिए आप अगर तुक्का मारना चाहें तो गंभीर किस्म जैसे मर्डर है इसमें सेशन कोर्ट सुनेगा, डकैती है सेशन कोर्ट सुनेगा, लेकिन अगर मामला किसका है? चोरी का है, हर्ट का है, ग्रीवियस हर्ट का है, तो वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुनेगा। ओके, तो आपके ड्राफ्टिंग प्लीडिंग में, जजमेंट राइटिंग में ये जो प्रश्न मैंने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में आपको पहला क्वेश्चन इस तरह से तैयार करना है, इन सेक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला है आपका कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्या मैडम इस पे सवाल आता है? देखो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्योंकि जुडिशरी का इससे कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए जो डीएम होता है, कलेक्टर होता है, वो कौन होता है? वो होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सेक्शन 20 में इसके संबंध में प्रोविजन है। डीएम के अलावा जो एडीएम है, एसडीएम है, ये सब क्या होता है? ये सब जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। अभी सीआरपीसी में आगे जब हम पढ़ेंगे कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें ये लोग ही जो है मतलब डीएम है, एसडीएम है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, यही काम करते हैं। जैसे 133 की कार्यवाही है वो ये लोग करेंगे, 144 की जो कार्यवाही है वो यही करेंगे, ठीक है। सेक्शन 108, 109, 110 में बॉन्ड की पावर है वो ये लोग करेंगे। तो
ऐसा नहीं कि सीआरपीसी में हम इनको पढ़ेंगे नहीं, अभी बहुत सारे सेक्शंस में जो है डीएम एसडीएम का जिक्र आएगा, तो इसीलिए आपको सेक्शन 20, 21, 22 इनको सिंपल रीडिंग मारनी है। इसके बाद जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए मैंने बताया आपको सेक्शन 9 से लेकर के 15 तक आपको सारे सेक्शंस पढ़ने हैं अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एलएलबी में आपको प्रश्न तैयार करना है इस तरह से, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में, कि पहले कोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कोर्ट्स की कितनी पावर है, कितना पनिशमेंट वो दे सकते हैं। तो इसका एक डायग्राम बना लीजिए, एग्जाम में बना के आइएगा, इससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, अगला प्रश्न तैयार करना है आपको सेक्शन 41 पे। अब इससे पहले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, सेक्शन 30 और 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 37 ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से पढ़िएगा, इन 3 सेक्शंस को मत छोड़िएगा, ठीक है। अब सेक्शन 41 क्या कहता है कि सेक्शन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, वो प्रोविजंस मेंशन कीजिए। देखिए सीआरपीसी में ऐसा नहीं कि सेक्शन 41 ही एक इकलौता सेक्शन जहां पे लिखा हुआ है कि कब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, और भी सेक्शंस हैं, लेकिन चूंकि 41 में इतने प्रोविजंस हैं कि आंसर इसके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो 41 बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस करता है, या फिर कोई उसके खिलाफ कोई परिवाद हुआ है, इत्तला हुआ है, उसने 7 साल तक अपराध किया है, या फिर उसके खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, उसने कोई डेथ पनिशमेंट तक का अपराध किया है, या फिर वो एक प्रोक्लेमेंडर ऑफेंडर है, उद्घोषित अपराधी है, या फिर वो क्या है, उसके पास चुराई हुई संपत्ति है, या फिर वो संघ के सशस्त्र बल का अभित्याजक है, या फिर वो भारत से बाहर अपराध करता है, या फिर वो किसी पुलिस अधिकारी है, उसके लोक कर्तव्य में बाधा पहुंचा रहा है। ऐसे वहां पे कुछ सेक्शन 41 में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। तो आपको उन पॉइंट्स को सिंपल एक पेपर पे लिखना है और बार बार याद करना है, क्योंकि वो पॉइंट्स जो है आपको एग्जाम में सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं, मन से आप लिख देंगे अंदर का, ठीक है। अगर आप तैयारी करें जुडिशरी की तो आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए क्रम से। अगर एलएलबी में है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप क्रम बिगाड़ रहे हो, तो लेकिन आरजेएस में या फिर किसी तैयारी कर रहे हो किसी स्टेट की, तो वहां पे आपको जो है सीक्वेंस में याद होने चाहिए। ओके, तो सेक्शन 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन 41 में 4 प्रोविजंस ऐड हुए हैं बच्चों, ये 4 प्रोविजंस बहुत काम के हैं। इसमें केस है अर्नेश कुमार का, है ना, ये केस आप जरूर से पढ़ना, स्पेशली 498A। जैसे होता क्या, दहेज का मामला हुआ, जैसे कोई लड़की ने क्रूएल्टी का केस किया, तो सबसे पहले जाके पुलिस ससुराल वालों को पकड़ लाती थी और जेल में डाल देती थी। तो इससे क्या हुआ, ये केस है, इसमें कहा पहले उनको नोटिस दो, उसके बाद जो है आप उनको गिरफ्तार करो। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़िएगा। 41A जो है उसमें है नोटिस, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करोगे तो पहले दोगे नोटिस, है ना। दूसरा है कि जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो पहले अपनी स्पष्ट पहचान धारण करेगा, और जो जब गिरफ्तारी के समय कोई व्यक्ति जो आसपास के हैं उनके वहां पे सिग्नेचर लेगा, ठीक है, ताकि उनकी उपस्थिति में आपने उसको गिरफ्तार किया है। तीसरा है कि जब आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो आपको जो है कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस कंट्रोल रूम के बारे में है सी में, और डी में आपको लिखा हुआ है कि उसको उसके एडवोकेट से मिलने का राइट होगा। क्योंकि कई बार आपसे प्रश्न पूछते हैं बच्चों कि एक्यूज के कौन से राइट मेंशन किए गए हैं सीआरपीसी में, तो आप वहां पे सेक्शन इन 41 से लेके जो 44 ABCD तक के जो प्रोविजंस है इनको भी मेंशन कर सकते हो। इसके बाद फिर ये आपका बड़ा प्रश्न आता है एलएलबी में। इसके बाद में सेक्शन 42, 43 और 44 इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 42 में है कि अगर नाम निवास नहीं बताए तब, 43 में है कि अगर कब कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, 44 में है मजिस्ट्रेट कभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। तो ये इनके जो प्रोविजंस हैं वो उनको अच्छे से याद कर लीजिए। मैं अगर सारे प्रोविजंस बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं। इसके बाद आपको फिर पढ़ना है सेक्शन 46, 47, 48। आप कहोगे मैडम सारे सेक्शन बता रहे हो, ये सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। यहाँ से ज्यादा प्रश्न आते हैं, 48 से प्रश्न आता है, 47 जो है यहाँ से प्रश्न नहीं आता, सिंपल रीडिंग मारनी है। 46 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद में सेक्शन 50 और 50A, ये सेक्शन आपको सिंपल रीडिंग मारनी है, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि अक्यूज की राइट है कि जब किसी अक्यूज को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, प्लस सूचना देनी पड़ेगी कि भाई हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि आपने पढ़ा है कई बार क्या होता है 3-3 दिन तक पुलिस बताती नहीं कि अभी हमने किसी को अरेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो इन सेक्शंस को आपको पढ़ना है। लेकिन आपका एलएलबी में इस पे कोई सवाल नहीं आता है। सवाल अभी तक मैंने 2 बताए हैं, पहला बताया था मैंने आपको कोर्ट का क्लासिफिकेशन, दूसरा है सेक्शन 41 के बारे में, ठीक है। बाकी मैं जो भी बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बता रही हूँ कौन कौन से सेक्शन उन्हें पढ़ने हैं।
अब अक्यूज के राइट में एक ही आता है, मेडिकल का भी आता है कि भाई जब भी किसी अक्यूज को गिरफ्तार किया जाएगा तो पहले उसका मेडिकल होगा, तलाशी किस तरह, तो ये सब प्रोविजंस को आपको सिंपल पढ़ना है, यहाँ से सवाल नहीं आते ज्यादा। फिर आपको पढ़ना है सेक्शन 57 की, जैसे अक्यूज को गिरफ्तार किया तो 24 घंटे में आपको पेश करना पड़ेगा कहाँ पे, मजिस्ट्रेट के सामने। ये उसका फंडामेंटल राइट भी है, इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 22 में। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे अगर पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करती है तब सेक्शन 52 में उसको 24 आवर्स में पेश करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए आप इस सेक्शन को पढ़िएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करो कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को 24 घंटे में पेश नहीं करता है तो उसका डिटेंशन इलीगल हो जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में 226 में आप हैबियस कॉर्पस की रिट लगा सकते हो। ठीक है, ये प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए इस तरह से। इसके बाद अगला प्रश्न जो है आपका बनता है 61 से लेकर 69 तक सम्मन के बारे में है। सिंपल रीडिंग मान लीजिए, ज्यादा सवाल कभी आता नहीं है। 71 से लेकर 70 से लेकर के और 79 तक की जो प्रोविजन है उसमें से स्पेशली जो है वारंट कब जारी किया जाएगा और वारंट कब तक बना रहता है, ये सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, एलएलबी में यहाँ से सवाल नहीं आता है। इसके बाद जो आपका सवाल आता है वो आता है 82 83 पे, ये सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 82 में है जिसमें है फरार व्यक्ति की उद्घोषणा, है ना, दैट मीन्स प्रोक्लेमेशन, और 83 जो है उसमें है कुर्की। अब ये उद्घोषणा कुर्की क्या होती है बच्चों, जैसे कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, अगर वो व्यक्ति जो है कोर्ट के सामने नहीं आता है तब क्या होगा कि उसको कोर्ट में बुलाने के लिए उद्घोषणा जारी की जाएगी, एक प्रोक्लेमेशन जारी की जाएगी कि वो कोर्ट में प्रेजेंट हो जाए। अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है सपोज कीजिए, तो उसके खिलाफ जो है कार्यवाही की जाएगी सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 174 ए में। ये एक जो है पनिशमेंट मेंशन किया गया है। अब कई लोग समझते हैं सेक्शन का मतलब होता है कि वो व्यक्ति फरार घोषित हो गया, नहीं, सेक्शन 82 में कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो व्यक्ति फरार घोषित कब करेंगे, मफरूर कब करेंगे, जब सेक्शन 82 के कुछ सेक्शंस मेंशन किए गए हैं, अगर उसमें व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तभी उसको जो है मफरूर या फरार घोषित करेंगे, हर सेक्शंस में ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, 83 में है कुर्की, अगर वो नहीं आएगा तो अगर कोर्ट को लगता है कि भाई नहीं आ रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो 82 83 ये सेक्शन आरजेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते भी हैं। फिर आपको सिर्फ 82 83 को पढ़ना है। उसके बाद में 87 जो है वो पढ़ना है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, कि भाई सम्मन के जो है कब किस मामले में आप जो है वारंट जारी कर सकते हैं, तो उसके संबंध में है। 91 पढ़ना है आपको, 92 93 94 जो है ये 99 तक पढ़ने हैं। एलएलबी वाले बच्चों को नहीं पढ़ने हैं सब। मैं आपको 1 से लेके 100 तक, 100 से लेके 200 तक इस तरह से सेक्शंस बताऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो क्या कि पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है। ओके, तो 91 से लेके 100 तक के सेक्शंस में से 91 92 93 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 94 में आपको ध्यान रखना है, वहां पे लिखा है डीएम एसडीएम और जेएम फर्स्ट क्लास, यहां से आपका प्रश्न पूछते हैं 94 में, 97 में और 98 में, तो कोर्ट्स का नाम वहां पे ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी के लिए स्पेशली, बाकी एलएलबी में यहाँ से सवाल नहीं आता है। उसके बाद बच्चों आपके एलएलबी में सवाल आता है, वो आता है बॉन्ड पे, कि प्रतिभूति क्या होती है, प्रतिभू क्या होता है। आपको हर सेक्शन में कहीं ना कहीं ये पढ़ने को मिलेगा कि विद श्योरिटी, विदाउट श्योरिटी, इस बुक के अलावा भी। तो आप सोचोगे कि क्या होता है ये। देखो, जब कोर्ट आपको छोड़ता है, सपोज करो बेल पे छोड़ता है, तो इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा कि भाई तुम वापस आ जाओगे और तुम भाग गए तो बॉन्ड का मतलब है कि भाई किसी से ये कहते हैं कि श्योरिटी दे कि आदमी जो है ये कोर्ट में आ जाएगा, अगर ये नहीं आएगा तो हम तुम पे कार्रवाई करेंगे, है ना। तो इसीलिए बॉन्ड की कार्रवाई बहुत जरूरी है। इस पे आपका सवाल जो है एलएलबी हो चाहे जुडिशरी हो, यहाँ से सवाल आता है। लेकिन जुडिशरी या एलएलबी में जो मेन सेक्शंस है वो है सेक्शन 106 से 110 तक की। इन सेक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, बाकी चाहे आगे वाले सेक्शंस को रीडिंग मान लीजिए। देखो, यहाँ पे बॉन्ड में दो तरह का है, एक तो है परिशांति के लिए, दूसरा है सदाचार के लिए। पहले आप समझना बच्चों की एलएलबी वाले बच्चों को चीज नहीं पता होती कि परिशांति क्या होता है और पीस मेंटेन करने के लिए, और जो है गुड बिहेवियर क्या होता है। तो परिशांति वाले जो सेक्शन है 106 107 है, और जो है सदाचार बनाने के लिए 108 109 110 है, ये 3 सेक्शंस हैं। ठीक है, तो 107 6 और 7 में कुछ सेक्शंस मेंशन जो है सेक्शंस मेंशन किए गए हैं, जिसमें सेशन कोर्ट या जेएम फर्स्ट क्लास जो है वो आपको 3 साल के लिए बॉन्ड भरवा सकते हैं। ओके, तो जब कोई व्यक्ति कन्विक्ट होता है, दोष सिद्ध होता है कि भाई जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो और अपराध नहीं करेगा और शांति बनाए रखेगा। ठीक है, तो
इस तरह से आपको 106 से लेके 110 तक के सेक्शंस को अच्छे से पढ़ना है। ये सेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको ये आपके एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आपको क्वेश्चन तैयार करना है मेंटेनेंस पे। ये मान लीजिए 100 में से 99% ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसलिए भरण पोषण किसे कहते हैं, भरण पोषण किससे कैसे लिया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया है, वो सब मेंशन की गई है सेक्शन 125 से लेकर के 128 तक। तो आपको 125 से 128 तक के सारे सेक्शंस को पढ़ना है, एक सेक्शन को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, मैंने जो सेक्शंस बोले आपको पीछे, आपको 106 से 110 तक अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी वाले सेक्शंस को सिंपल रीडिंग मारिए, क्योंकि आपके कोई काम के नहीं है, स्पेशली एलएलबी के लिए। लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। जुडिशरी वाले बच्चों के ज्यादा सवाल यहाँ से नहीं आते हैं। मेन सेक्शन जो है वो क्वेश्चन जो है वो 106 से 10 तक की है। मेंटेनेंस का लेकिन सारे सेक्शंस, मेंटेनेंस जो है एक पुरुष से उसकी पत्नी, कौन कौन लोग ले सकते हैं, तो वहाँ पे पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं। ठीक है, अगर लड़की अनमेरिड है तो इसके अलावा जैसे कोई बच्चा डिसेबल है तो वो ले सकता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कितना होगा तो ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। ओके, मेंटेनेंस नहीं देगा तो क्या कार्रवाई होगी, कब मेंटेनेंस देना जरूरी नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी चीज वहां लिखी हुई है। तो आपको मेंटेनेंस वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करना है बच्चों। इसके बाद जब मेंटेनेंस खत्म हो जाए फिर आपको पढ़ना है सेक्शन 133 को। सिर्फ 133 133 पढ़ लीजिएगा न्यूसेंस के लिए। वहां पे कुछ प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं जहां पे डीएम, एसडीएम और जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो न्यूसेंस को हटाने का ऑर्डर करते हैं। सिंपल रीडिंग मारनी है 133 को, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस पढ़ लीजिएगा। आगे के जो सेक्शंस है वो नहीं पढ़ने हैं, वो सिंपल रीडिंग मार लीजिएगा कि न्यूसेंस के ऊपर क्या कार्रवाई। आज तक कभी प्रश्न मैंने ना जुडिशरी में देखा है ना एलएलबी में देखा है। ओके, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। सीपीसी में जो न्यूसेंस के जो सेक्शंस है वो 91 है, सीआरपीसी में 133 है और आईपीसी में सेक्शन 268 है। जब भी कहीं सेक्शन आप इस तरह से पढ़ रहे हैं तो आपस में इस तरह से बच्चों लिंक करके इंटरलिंक करके पढ़ा कीजिए कि न्यूसेंस को डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन 268 में। न्यूसेंस का जो प्रक्रिया है हटाने की वो कहाँ पे है, वो सीआरपीसी में है और सिविल में 91 में है। ओके, इससे क्या होगा कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद में फिर बच्चों आपको पढ़ना है सेक्शन 144। 144 को सिंपल रीडिंग मारनी है। क्यों? क्योंकि 144 में जो अर्जेंट केसेस में, जैसे हम कहते हैं ना कर्फ्यू लग रहा है, 144 लगा हुआ है, तो 144 को पढ़ना है। यहाँ से जुडिशरी में पक्का से सवाल आता है, लेकिन एलएलबी में यहाँ से सवाल नहीं आता है। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 145 से 148 तक, जिसमें लिखा हुआ है कि कभी अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगता है कोई स्थावर संपत्ति है, उसमें कोई लड़ाई झगड़े मतलब परिशांति भंग होना संभाव्य है, कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पे पीस ब्रेक हो रही है, शांति भंग हो रही है, तो वहां पे जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या कार्यवाही करता है। ठीक है, तो 145 से 148 तक के सेक्शंस को एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आरजेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर 145, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में एक सवाल आपसे पूछते हैं, पुलिस निवारक कार्य। अभी मैंने कहा था आपको पीछे कि सेक्शन 41 एक इकलौता सेक्शन नहीं है जहां पे पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट की गिरफ्तार करती है। इसके अलावा भी सेक्शन है, तो सेक्शन 151 जो है वो शांति भंग में पुलिस जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, इसके संबंध में प्रोविजन है। इसके बाद में 151 को पढ़ना है आपको। इनमें से जो है 149 से लेके 153 तक के जो प्रोविजन है सिंपल रीडिंग मारनी है बस, लेकिन 151 को ढंग से पढ़ना है क्योंकि उसमें पुलिस जो है किसी व्यक्ति को बिना वारंट की गिरफ्तार करती है। ठीक है, इसके बाद में जो सेक्शन है वो है एफआईआर के, चैप्टर नंबर 12, जिसमें है कि एफआईआर जो है किसे कहते हैं ये कहीं मेंशन नहीं, लेकिन एफआईआर का जो प्रोसेस है वो लिखा हुआ है सेक्शन 154 में। आपके सवाल आता है एफआईआर में परिवाद में क्या अंतर है। अब देखो बच्चों सुनो, जब भी कभी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो वो बहुत स्कोरिंग होता है उसमें, क्योंकि मैंने भी मेरे कई एग्जाम्स में देखा है, मेरे पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। अगर मैंने उस डेफिनेशन को ढंग से ही पूरा लिखा है तो मेरे खुद के पूरे नंबर आए हैं। सबसे पहले आप लिखो, जब भी कभी डिफरेंस करते हो तो पहले तो सेक्शन लिखो। दूसरा है उसकी परिभाषा कहीं भी जो मेंशन की गई है। तीसरा, जो अगर उसका कोई परिभाषा के कंटेंट्स है उनको तोड़ तोड़ के लिखिए। आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे पूछा गया परिवाद में और एफआईआर में क्या डिफरेंस है, तो देखो एफआईआर जो है इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन परिवाद को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2D में। परिवाद कहाँ होता है? मजिस्ट्रेट के सामने। एफआईआर कहाँ होती है? पुलिस के सामने। ठीक है, परिवाद की जो परिभाषा है वो लिख दीजिए। एफआईआर का मतलब प्रथम सूचना, जो केवल संज्ञेय मामले में होती है। परिवाद संज्ञेय और असंज्ञेय, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों मैटर्स में होता है। तो परिवाद और एफआईआर में इस तरह से बीच में लाइन ड्रॉ करके आप डिफरेंस कीजिएगा। सबसे पहले उनको डिफाइन कीजिएगा फिर डिफरेंस कीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये सवाल आता है तभी एग्जाम अटेंड करना, अदरवाइज मत करना। इसके बाद फिर आपको पढ़ना है वो है सेक्शन
56, 57, 58, 59 ये आपको नहीं पढ़ना है, एलएलबी वाले बच्चों के लिए यूजफुल नहीं है। फिर आपको 64 को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से। 64 से सवाल आता है, 67, 167, 65 नहीं 167 सॉरी, 164 से 167 ये दो सेक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। 169 को सिंपल रीडिंग मारनी है। इसके बाद आपको पढ़ना है 173 तो ये सेक्शन जो मैंने बोले हैं, और 174 174, ठीक है। तो ये सेक्शन स्पेशली जुडिशरी वाले बच्चों के लिए, एलएलबी वाले बच्चों को नहीं पढ़ने हैं। विचारण है ना, जांच विचारण क्या होता है, सेक्शन 177 से लेकर के और सेक्शन 189 तक के जो प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि एलएलबी वाले बच्चे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाकी अगर तैयारी करें जुडिशरी की तो आपको सारे ही याद करने हैं, किसी को छोड़ना नहीं है। लेकिन आप लोग जो है सिंपल सिंपल पढ़ लीजिए। जांच मतलब क्या ये सेक्शन, ये क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है आपसे कि भाई कहाँ पे जो है किसी भी केस जो है उसका जुरिडिक्शन क्या होगा, कौन सा कोर्ट सुनेगा। जब आपको पता ही, देखो लड़ाई हुई है दिल्ली में और आप केस कर रहे हो जयपुर में, तो कोर्ट कैसे सुन लेगा, अगर सुन भी लेगा तो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए कौन सा कोर्ट जो है उसमें आप केस दर्ज करवाओगे, तो इसके संबंध में लिखा हुआ है सेक्शन 177 से लेकर के और 189 तक, ठीक है। तो सबसे पहले जांच विचारण कहाँ होगा, जहां पे अपराध हुआ है। अब जब आपको पता ही अपराध जो है आधा अपराध यहाँ हुआ है, आधा अपराध कहीं और हुआ है, या फिर चालू रहने वाला अपराध है, या आपको पता ही नहीं अपराध कहाँ हुआ है। सपोज करो आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, सपोज करो आप दिल्ली जा रहे हो, रास्ते में आपका कहीं बैग खो गया, तो आप कहाँ केस करोगे, जिन जगहों से होकर के आप गुजरे हो। जैसे जयपुर से दिल्ली तक आपने ट्रेन पकड़ी है, तो इस कहीं पर भी किसी स्टेशन पे आप शिकायत कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन, जैसे पति पत्नी में लड़ाई होगी तो पति पत्नी केस कहाँ करेंगे, जहां पे उनका विवाह हुआ था, जहां पे वो लास्ट बार साथ रहे थे, या फिर जहां पर जो है पत्नी निवास करती है। कहीं लेटर के थ्रू अपराध हुआ है तो जहां से लेटर भेजा गया, जहां पे लेटर मिला। सपोज करो कोई चोरी डकैती है, तो जहां से चोरी हुई, जहां पे चुराई हुई संपत्ति मिली, जहां पे चोर पकड़ा गया, वहां पे केस कर सकते हैं। तो ये क्या है बच्चों, कोर्ट की जुरिडिक्शन है कि कैसे कोर्ट, कौन सा कोर्ट जो है उसमें मामला सुना जाएगा। तो एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जुडिशरी के हिसाब से आपको सेक्शंस पढ़ने ही है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है कि सेक्शन छोड़ने हैं। इसके बाद 190 है, इसमें क्या होता है बच्चों, कॉग्निजेंस होता है कि मजिस्ट्रेट कब कॉग्निजेंस लेता है। 190 में 1, 2, 3 ऐसे प्रोविजन है, ए बी सी। अब आप कहोगे मैडम ये क्यों याद कराओगे, देखो जब आप पढ़ोगे कि सेक्शन 460, 461, 460, 461 इन प्रोविजंस में एम्बिग्यूटी है कि कब एम्बिग्यूटी नहीं होगी, कब होगी, ठीक है। तो वहां पे फिर इन सेक्शंस को लिखा हुआ है। एक तो होता है जैसे कॉग्निजेंस कब लेगा, परिवाद पर, पुलिस रिपोर्ट पर। तीसरा है पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पर स्वयं प्रेरणा से, सी में लिखा हुआ है। तो आपको ये ए बी सी जो है सीक्वेंस याद करने हैं। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट नहीं हो तो भी आपको 190 पढ़ना है, क्योंकि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है वो इन्हीं सेक्शंस पे लेता है, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को एडवाइस नहीं करूंगी कि ऐसा नहीं कि आप बस इसको आधा अधूरा पढ़ लो। इसीलिए मैं सेक्शन शुरू से लेके लास्ट तक मैं सारे सेक्शंस बता रही हूँ आपको, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, ताकि आप उनको आराम से पढ़ पाए। अब आप कहोगे मैडम हमारी सीरीज में तो सेक्शंस इस तरह से क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं, तो आप लोग क्रम जो मैं बता रही हूँ उस क्रम में आप जो है अपने सीट जहाँ जिस भी जगह लिखे हुए हैं आप उस पर टिक कीजिए और आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप जो है कहीं पर यूट्यूब के थ्रू या फिर जो है गूगल पर वो चीज डाउनलोड करके डायरेक्ट को और पढ़ लीजिए उसको, ठीक है। पढ़ने वाले व्यक्ति के पास कोई बहाने नहीं है, नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति जो है वो ये कहेगा बहाने कि मेरे पास साधन नहीं थे, मेरे पास ये नहीं था, मेरे फेलियर्स हैव ऑलवेज एक्सक्यूज बट विनर इज ऑलवेज विनर। तो इसलिए मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जिन जिन सेक्शंस को मैं बता रही हूँ उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको सेक्शंस कौन सा पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको सेक्शन, देखो 95 से लेके और 200 तक के सेक्शंस है। 95 से 99 तक के जो सेक्शंस हैं वो जुडिशरी के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलएलबी में नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। 200 सेक्शन जो है इसमें है परिवाद पे जब प्रक्रिया है वो कैसे होती है, मतलब जैसे मैंने बताया था आपको कि एफआईआर पे प्रोसीडिंग कैसे होगी। तो अगर कहीं पर परिवाद फाइल हुआ है, कंप्लेन फाइल हुआ है, तो उस पर प्रोसीडिंग कैसे होती है उसको मेंशन क्या क्या है। आपको सेक्शन 200 को पढ़ना है, 202 को पढ़ना है। 202 पे आरजीएस मेंस में सवाल आया हुआ है 2019 में या फिर 2017 में, आई डोंट नो, लेकिन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपको 203, 204 पढ़ना है। पेटी ऑफेंसेस 206 पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है 207, 208, 209। सिंपल पढ़ना है, इसको कुछ नहीं है इसमें कि कब जो है पुलिस जब पुलिस के समक्ष मामला आता है एफआईआर पे, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है उनकी कॉपी आपको मिलती है। जैसे कि सेक्शन 154 में एफआईआर की कॉपी, 161 के बयान, इसके अलावा 164 की जो कॉपी है, 172, 173 2 जो है उसमें चालान की कॉपी, 173 के क्लॉज 5 में जो डॉक्यूमेंट है,
तो ये वहाँ लिखे हुए सेक्शन 207 में। 208 में जो लिखा है कि 200 के, 202 के, इसके अलावा जो है 164 के जो भी रिकॉर्ड है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में सेक्शन 209 में मामला कमिट होता है, ये पढ़ना है। अब बच्चों शुरू होता है चार्ज, जो कि मेंशन किया गया है 211 से लेकर के और 224 तक। ठीक है, 2 to 4 तक जो है ये मेंशन किया गया है। चार्ज का क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चार्ज किसे कहते हैं, इसे मेंशन किया गया है सेक्शन 2B में। लेकिन जब आप परिभाषा पढ़ोगे 2B में, तो परिभाषा सफिशिएंट नहीं है, उसमें समझा ही नहीं रखा कि आखिर चार्ज कहते किसको है। सिंपल भाषा में चार्ज क्या होता है बच्चों, इसमें ये सूचना होती है अक्यूज को कि उसने आखिर अपराध किया क्या है। अगर आप जुडिशरी का मेंस देंगे तो वहां पे आपको चार्ज फ्रेमिंग आती है। अगर आप जो है अभी ड्राफ्टिंग प्लीडिंग करेंगे, तब आप बताओगे कि हाँ चार्ज फ्रेमिंग, आपसे पूछ लिया जाएगा चार्ज आखिर होता क्या है, जो भी है उस पर सवाल आपका ड्राफ्टिंग प्लीडिंग में भी बन सकता है। तो चार्ज क्या होता है कोर्ट में, ये रियल में होता है बच्चों, क्योंकि आप लोग थोड़े दिनों बाद जब, क्योंकि थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, तो अब जैसे कोर्ट में जाओगे तो आपको इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि चार्ज में आपका कोई काम नहीं है, जो भी करता है वो मजिस्ट्रेट ही करता है। चार्ज फ्रेमिंग का जो मेन काम है वो किसका है, मजिस्ट्रेट का है। ठीक है, तो सेक्शन 211 से 224 तक के चार्ज के प्रोविजंस है। चार्ज में बच्चों सेक्शन 211 को ढंग से पढ़ना है, क्यों, क्योंकि उसमें लिखा है भाई चार्ज में क्या क्या चीजें आएंगी, है ना। तो उसमें सबसे पहले कि भाई अपराध का कथन होगा, अपराध का नाम, नाम नहीं तो परिभाषा, परिभाषा धारा, और साथ ही साथ में कि आरोप लगा दिया गया है, कोर्ट की भाषा में होना चाहिए। अगर प्रीवियस कन्विक्शन है तो वो उसको भी लिखना पड़ेगा 211(7) में। ठीक है, तो ऐसे टोटल 7 प्रोविजंस है। 211 को अच्छे से पढ़ना। 212 में समय स्थान का उल्लेख, तो टाइटल पढ़ लेना। 13 में है रीति, रीति मतलब मैनर का उल्लेख होगा। 14 में लिखा हुआ है 214 में कि जहाँ पे शब्द है उनका अर्थ क्या लगाया जाएगा। 15 में है गलतियों का प्रभाव, कि गलती होगी तो क्या मानेंगे, कि व्यक्ति भुलाव में पड़ गया, उसके साथ न्याय नहीं हो। क्या चार्ज में अल्टरेशन हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो हाँ उसमें लिखा है हाँ हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको इन सेक्शंस को सिंपल सिंपल 11 को ढंग से पढ़ना है, 12 13 14 के सिर्फ आपको टाइटल याद करने हैं और थोड़ा संदर्भ पढ़ लेना है। इसके बाद में मेन जो चार्ज में जो है जुडिशरी में सवाल आता है, वो यहाँ से नहीं आता है, वो आता है 219, 20, 21 और 23, स्पेशली 22। इन सेक्शनों को आपको अच्छे से पढ़ना है और खासकर इनके इलस्ट्रेशंस। एक वर्ष में एक किस्म के 3 अपराध, ये 219 से मेंशन है। 20 में है कि अगर सेम सीरीज में हुए हैं, एक समय में हुए हैं। 21 में लिखा हुआ जब संदेह है कि उसने अपराध कौन सा क्या है। 23 में है एक समय में जो है कई व्यक्तियों ने कोई अपराध कर दिया। ठीक है, तो इन सेक्शंस को बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है बेरेक्ट में से, ये सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चार्ज का क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर पढ़ना है हमें ट्रायल। अब हो सकता है कि कोई यूनिट में कुछ नहीं, कुछ कहीं पे कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। जो मैं आपको बता रही हूँ आपको इस तरह से याद कीजिए कि ट्रायल जो है, सबसे पहले ट्रायल को पढ़ने से पहले 4 तरह की ट्रायल होती है। जैसे मैं बोल रही हूँ आप डायग्राम बनाओ। 4 तरह की ट्रायल होती है। पहली होती है सेशन ट्रायल, दूसरी होती है वारंट ट्रायल, तीसरी होती है सम्मन ट्रायल और चौथी होती है समरी ट्रायल। पहली है सेशन ट्रायल, दूसरी है वारंट, तीसरी जो है वो है सम्मन ट्रायल और चौथी है समरी ट्रायल। अब सेशन ट्रायल का मतलब क्या है, सेशन कोर्ट के समक्ष जो ट्रायल होगी उसे बोलेंगे सेशन ट्रायल। इसे मेंशन किया गया, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, डायग्राम बनाओ, सेक्शन लिखते जाओ साथ साथ में। सेक्शन 225 से लेकर के 236 तक, 225 से 236 तक मेंशन किया गया है सेशन ट्रायल को। इसके बाद फिर है वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल जो है बच्चों 2 तरह से होती है, एक होती है पुलिस रिपोर्ट पर, एक होता है पुलिस रिपोर्ट से अदरवाइज। वारंट ट्रायल जो है पूरी कहाँ से कहाँ तक है, 238 से लेकर के 250 तक वारंट ट्रायल है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पुलिस रिपोर्ट पर, पुलिस रिपोर्ट से अदरवाइज। तो आपको इसके 2 पार्ट्स करने हैं। इसके बाद है सम्मन ट्रायल, जो है 251, 251 से लेकर 259 तक। उसके बाद में है समरी ट्रायल, जो है सेक्शन 260 से लेकर के और 65 तक। ठीक है, तो आपको इन चारों ट्रायल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत ही सिंपल है, सब में चीजें कॉमन है, कुछ में कुछ डिफरेंस है। आप क्या कीजिए, एक पेपर लीजिए, जब भी ट्रायल वाला क्वेश्चन पढ़े तो सेशन ट्रायल के जितने सेक्शन है सब सामने लिखिए, उसी तरह से वारंट ट्रायल के प्रोविजन सामने लिखिए, सम्मन के लिखिए और सेशन समरी के लिखिए। इससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस तरह से जो है ट्रायल्स होती हैं। सेशन ट्रायल में जहाँ देखो, सबसे पहले आपको मेन करना है, सिर्फ सेक्शंस पे ही फोकस करना है। सेक्शंस के जो टाइटल है वो याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आप वो लिखाओगे तो आपको काम चल जाएगा। अंदर से इसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, मेन बनते हैं सेक्शंस के ऊपर से। तो आपको केवल सेक्शन ही याद करना है। ठीक है,
सम्मन सेशन ट्रायल में क्या होता है बच्चों, सेशन कोर्ट में कभी भी मामला जो है सीधे दर्ज नहीं होता है। सेशन कोर्ट में कोई भी मामला जो है कमिट होता है सेक्शन 209 में, ठीक है। तो सेशन धारा 209 में जो है कोई भी मामला जब सेशन कोर्ट के समक्ष कमिट होगा तभी सेशन कोर्ट उस मामले को सुनता है, ठीक है। 225 में है विचारण का संचालन, लोक अभियोजक द्वारा मामले का कथन, फिर है उन्मोचन, फिर उसके बाद में है आरोप। अब आप कहोगे मैडम याद कैसे करें ये सारी चीजें, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है क्रिमिनल ट्रायल्स पे, कि कैसे कैसे कोर्ट्स में ट्रायल होती हैं, वो आप जरूर देखिएगा। उससे आपको कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको ट्रायल समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, मैं आपके लिए सेपरेट जो है किसी भी ट्रायल पे जो डिफरेंट आपको डिफिकल्ट लग रही है उसमें वीडियो बनाऊंगी। इसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है, जैसे ट्रायल खत्म, और हाँ, सम्मन ट्रायल में और वारंट ट्रायल में क्या डिफरेंस है इसको जरूर से पढ़ेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी के मेंस में सवाल आ चुका है, एडीजे में भी आया था, इसलिए सम्मन ट्रायल और वारंट ट्रायल में क्या डिफरेंस है इसको जरूर से पढ़ेगा। वारंट ट्रायल में जहाँ चार्ज फ्रेम होते हैं, सम्मन ट्रायल में चार्ज फ्रेम नहीं होते हैं, ठीक है। वारंट ट्रायल में केस विड्रॉल हो सकता है, विड्रॉल नहीं हो सकता, जबकि सम्मन ट्रायल में केस विड्रॉल हो सकता है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, दंड के प्रश्न में यहाँ सुनते हैं वारंट ट्रायल में, सम्मन ट्रायल में नहीं सुन सकते, तो आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बाद में समरी ट्रायल में आपको पढ़ना है सेक्शन 260, किन किन मैटर्स में समरी ट्रायल हो सकती है। बच्चों ध्यान रखना, सीजेएम और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हाई कोर्ट से ऑथोराइज है, कौन कौन से मैटर जो 2 साल तक के मामलों, 2 साल तक के अपराध से दंडनीय है, जिसमें सेक्शंस मेंशन किए गए हैं 379, 380, 381, जिसमें 2000 रुपए तक के मामले हैं, 411, 414 जिसमें 2000 तक के मामले हैं, 454, 456, 504, 506, ऐसे सेक्शंस आपको याद करना है। इनका अबेटमेंट है या फिर इनका दुष्प्रेरण है, तो वहां पर जो है आप क्या कर सकते हो, आप जो है समरी ट्रायल कर सकते हो, ठीक है। समरी ट्रायल में जो प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे वो सम्मन ट्रायल का होता है। ये सेक्शन जो है सेक्शन 262 में मेंशन किया गया है, इसमें 3 महीने तक की सजा दे सकते हैं, ये स्पेशली जुडिशरी में पूछते हैं। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी 263, 634 ये नहीं पढ़ने हैं आपको। 5A इसमें एक जो है प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट है, अभिवाक सौदेबाजी। अगर आप एलएलबी स्टूडेंट है तो स्पेशली प्रीलिम्स में पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में है, प्ली बार्गेनिंग कौन से मैटर में होती है, कौन से मैटर में नहीं होती है। तो 265A का जो फर्स्ट प्रोविजन है वो जरूर से पढ़ लीजिएगा, जैसे कि अगर अपराध 7 साल से ऊपर है तो नहीं होती है। दूसरा है महिला और बच्चे के खिलाफ है, 14 साल तक का बच्चा है उसके खिलाफ प्ली बार्गेनिंग नहीं होती है। सामाजिक और आर्थिक अपराध है, वहाँ प्ली बार्गेनिंग नहीं होती है। तो प्ली बार्गेनिंग वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एलएलबी के लिए नहीं, जो है जुडिशरी के लिए वो पढ़ना है आपको। इसके बाद में जो आगे के सेक्शंस हैं 266 और ये सब नहीं पढ़ने हैं बच्चों आपको, क्योंकि जो है जेल के बारे में है कि कारागार से किसी एक्यूज को पेश करना होगा तो कैसे करना होगा, तो आपको नहीं पढ़ना है। एक अच्छी चीज बताती हूँ आपको, जब आप अगर आप जुडिशरी के स्टूडेंट हैं तो सेक्शन 266 को पढ़ेंगे और जो है 71 तक, सेम बच्चों यही प्रोविजंस जो हैं सीपीसी के ऑर्डर नंबर 16, रूल नंबर ऑर्डर नंबर 16A, ठीक है, ये एक नया ऐड हुआ था। सेम लगभग कुछ एक दो माइनर डिफरेंस है, लगभग सेम वही है। तो जब आप इसको पढ़ो तो आप सीपीसी का जो है ऑर्डर 16A भी देखना, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपका जब यहाँ पढ़ोगे तो वहां के लिए भी तैयार हो जाएगा। ओके, इसके बाद फिर जो अगला सेक्शन जो है आपको पढ़ना है, अब एलएलबी वाले बच्चों के लिए कोई काम की सेक्शंस नहीं है। जुडिशरी वाले बच्चों को कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, पहला सेक्शन पढ़ना है आपको 272, बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से सवाल आया हुआ है। फिर आपको पढ़ना है 280 भाव भंगिमा, 281 जैसे 164 के जो बयान दर्ज होते हैं, परीक्षा होती है तो कैसे दर्ज होगी, तो उसका प्रोसेस लिखा हुआ है यहाँ पे। 281 में परीक्षा का अभिलेख है कैसे होगा। इसके बाद में आपको कमीशन पे सिंपल पढ़ना है, कमीशन कब जारी होता है। 284 पे ज्यादा सवाल नहीं आता, कमीशन किसके नाम जारी होता है, तो सीजीएम और सीएमएम मतलब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नाम होती है, इसको नहीं पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है एक सेक्शन जो है 294, 294 औपचारिक साक्ष्य की, जिसकी कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसका असली होना प्रश्नगत नहीं है, तो जो है 294, 295 और 96, 98, 97, 98, 99, इन सेक्शंस को अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं बहुत ही ज्यादा मोस्ट पढ़ लीजिएगा। हाँ, स्पेशली 298, 99 प्रीवियस कन्विक्शन को प्रूव करना है, पूर्व दोष सिद्धि को साबित करना है, तो जो है कौन सा सेक्शन जो है किस तरह से होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में फिर आपको पढ़ना है सेक्शन 300 को बहुत अच्छे से,
कि जब किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, दोष मुक्त किया गया है, तो उसका दोबारा से विचारण नहीं होगा। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। सेक्शन 300 इसको रिलेट करना किससे, संविधान के आर्टिकल 20(2) में, इसको रिलेट करना सीपीसी के सेक्शन 11 से, रेस जुडिकेटा से। जब आप लिखोगे ना इसका आंसर, तो ये ध्यान रखना इसके एक्सेप्शंस मेंशन किए गए हैं सेक्शन 300 में, कि जब भिन्न अपराध बन रहा है, भिन्न परिणाम निकला है, कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है, सेक्शन 258 में प्रोसीडिंग हुई है, 188 है, तो इनमें आप दोबारा केस कर सकते हो। तो सेक्शन 300 के एक्सेप्शंस भी पढ़ना अच्छे से। इसके बाद की जो सेक्शंस हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, स्पेशली जुडिशरी वाले बच्चों के लिए सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 301 से लेकर के और 324 तक के सेक्शंस आपको 25 तक के सेक्शन आपको सारे ही पढ़ने हैं, कोई सेक्शन नहीं छोड़ना। स्पेशली आपको 313 बयान मुलजिम, 315 की एक जो है अभियुक्त जो है वो सक्षम साक्षी होता है, ये पढ़ना अच्छे से, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपको पढ़ना है जजमेंट। एलएलबी वाले बच्चों के लिए जो है, जो मेन क्वेश्चन जो है वो है जजमेंट के ऊपर। इसके अलावा जुडिशरी के बच्चों के लिए कुछ सेक्शंस बीच में छूट गए हैं, जैसे पागल वाले सेक्शन जो है 328 से लेकर के और जो 339 तक जो है मेंशन किए गए हैं, उनको सिंपल आप रीडिंग मार लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेशली 344 में जो सजा मेंशन की गई है, 348 में, 349 में और 50 में जो पनिशमेंट मेंशन किया गया है, इस पे सवाल आपके आता है प्रीलिम्स पे, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आपको पढ़ना है, जो एलएलबी के बच्चे हैं, आपको पढ़ना है जजमेंट, निर्णय किसे कहते हैं। ओके, निर्णय के एसेंशियल एलिमेंट क्या है, सेक्शन 353, सेक्शन 354, दो सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है प्रोबेशन क्या है, परिवीक्षा किसे कहते हैं, इसे मेंशन किया गया है सेक्शन 360 में। ओके, तो परिवीक्षा जो है इसको आपको प्रोबेशन एक्ट के साथ रिलेट करके पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है वो है अपील। अपील का सेक्शन जो है वो मोस्ट जजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलएलबी के लिए और आपके जुडिशरी एग्जाम के लिए, तो उसको मत छोड़िएगा। सेक्शन 354 से लेकर के और 365 तक जो प्रोविजंस मेंशन किए हैं उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 366 को मैं बता चुकी हूँ आपको कि इसमें सिर्फ सेशन कोर्ट जब मृत्युदंड देता है तो उसकी पुष्टि के लिए 366 में भी हिस्सा है, तो सिर्फ आपको यही पढ़ना है। उसके बाद अपील का जो सेक्शन है 3672 से लेकर के, तो आपको अपील वाले सेक्शंस पे जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों ये एक सेक्शन जो है एलएलबी और जो है जुडिशियल एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपील के सेक्शंस जो है कि अपील जो है कौन से कोर्ट में होती है, कन्विक्शन होता है तो कौन से कोर्ट में होगा, एक्यूटल होगा तो कौन कैसे होगा, दोष सिद्धि पर किस प्रकार से अपील होगी, अगर पेटी ऑफेंसेस छोटे अपराध हैं तो अपील कहाँ होगी, ठीक है। तो अपील के स्पेशली सेक्शन 374, 376 और 377, 378 इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अपील का पूरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपील के जस्ट बाद आपको पढ़ना है रेफरेंस और रिवीजन। ध्यान रखना बच्चों, सीआरपीसी में रिव्यू नहीं होता है, सीपीसी जो है उसमें रिव्यू होता है, सीआरपीसी में रिव्यू नहीं होता है। ओके, सीआरपीसी में रिव्यू नहीं होता है, सीपीसी में रिव्यू होता है। ओके, सीआरपीसी जो है उसमें रेफरेंस और रिवीजन होता है। सीआरपीसी में रेफरेंस जो है 395 में है और रिव्यू जो है 396 में है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर जो है सेक्शन 406, 407 और 408 इन तीन सेक्शंस को पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको ज़्यादा कोई सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, सिंपल रीडिंग मार लीजिए आप, एलएलबी में कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। 432-33 को आप सिंपल रीडिंग मार लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका निलंबन और परिहार है कि किसी व्यक्ति की सजा को कैसे माफ करेंगे। जैसे आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पावर है क्षमा प्रविलंब विराम परिहार, जैसे आईपीसी के सेक्शन 54, 55 में है, तो आपको रिलेट करना है इन सब चीजों को, 432-33 को, ठीक है। तो जब आप पढ़ोगे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के जो पावर्स है उसके अलावा गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ लिखी हुई है, 433 में है और 432 में है। इसी को मेंशन किया गया है आईपीसी के सेक्शन 54, 55 में। तो आपको तीनों सेक्शंस को, तीनों चीजों को रिलेट करना है। अब आपका जो है मेन क्वेश्चन बनता है वो है बेल पे। बेल क्या होती है? बेल देखो, एक तो होती है बेलेबल, छोटे मामले जिसमें बेल इजीली हो जाती है, एक होता है नॉन बेलेबल। तो 436 जो है बेलेबल, 437 में नॉन बेलेबल। इसके बाद में पढ़ना है आपको एंटीसिपेटरी बेल जो है 438 में। देखो बच्चों, एंटीसिपेटरी बेल जो है इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती है, उसको गिरफ्तारी की आशंका होती है, तब वो हाई कोर्ट के समक्ष या सेशन कोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन पुटअप करता है। तो एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉन 437 ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी 441 441 से जो आगे के सेक्शन है जो है 450 तक, वो आपको ज्यादा नहीं पढ़ने हैं।
451 451 से लेके 459 तक जो है बताया गया है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की भी, संपत्ति का वहन कैसे करेंगे, जैसे कहीं पर कोई संपत्ति जब्त हुई तो उसका डिस्पोजल ऑफ कैसे करेंगे। तो ये आपको एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ने हैं। आपको फिर पढ़ना है एम्बिग्यूटी, सेक्शन 460 461, ये 2 सेक्शन है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किन किन केसेस में एम्बिग्यूटी होती है, जब कोर्ट कंसिडर कर लेता है, किन में जो होता है उसको कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, आपको बहुत सारे सेक्शंस याद करने पड़ेंगे। तो अगर आपको सेक्शंस याद हो जाते हैं तब तो आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना, अदरवाइज मत करना। इसके बाद फिर आपको पढ़ना है लास्ट में, वो है परिसीमा। परिसीमा मतलब 467 की परिसीमा आखिर क्या होती है। तो अगर आपने लिमिटेशन एक्ट पढ़ रखा है, सीपीसी के साथ में आपके लिमिटेशन एक्ट आई थिंक आता है, तो लिमिटेशन एक्ट पढ़ रखा है आपने, तो आपको ये सेक्शंस बहुत ईजी लगेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो 467 में इसको डिफाइन किया गया है। 468 में लिमिटेशन जो है टाइम पीरियड कितना होगा, अगर फाइन है तो 6 मंथ है, अगर 1 साल का टाइम अपराध हुआ है तो 1 साल का ही लिमिटेशन होगा, 3 साल तक अपराध है तो 3 साल लिमिटेशन होगा, 3 साल से ऊपर के मामलों में कोई लिमिटेशन लागू नहीं होता है। फिर लिमिटेशन पीरियड कब से शुरू होता है, लिमिटेशन पीरियड को कब जो है कब शुरू नहीं होगा, तो ये सब चीजें वहां मेंशन की गई हैं। बहुत ईजी सवाल है। इसके बाद में आपको पढ़ना है सेक्शन इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, जिसे हम कहेंगे बजरंग बली की पावर। लास्ट में, क्योंकि मैंने आज बहुत ही जल्दी पूरा वीडियो शूट कर दिया, मुझे नहीं पता कि आपको कितना समझ में आया, आप स्पीड स्लो फास्ट करके देख सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने आपका अपना पूरा प्रयास किया है कि एक वीडियो में जो है पूरी सीआरपीसी का जो है एक ओवरव्यू, ठीक है, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर मैं सब चीजों को एक्सप्लेन करती तो शायद जो है ये वीडियो 2-3 घंटे का हो जाता। नहीं हो सकता, वो हाईकोर्ट के पास पावर है, एफआईआर हो गई, एफआईआर क्वेश करनी है वो हाईकोर्ट कर देगा, रिवीजन नहीं, रिवीजन में कुछ ऑर्डर हुआ है कैंसिल करना है तो वहां पे कौन करेगा, हाईकोर्ट करेगा। जैसे कि सीआरपीसी जो है उसमें 482 में मास्टर की है और जो है सीपीसी में 151 मास्टर की है। तो इस वीडियो में बच्चों मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से सेक्शंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सेक्शंस जो हैं वो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन हो सकता है कुछ सेक्शंस छूट गए हो सकता है कोई सेक्शंस मैं भूल गई, स्किप कर गई हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको। सीआरपीसी को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये प्रोसीजर लॉ है, ये आपके आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा। इसी से ही पूरा कोर्ट का जो है प्रक्रिया है, इसी पे ही चलती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि बस इसे थोड़ा पढ़ लिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, आपको इस एक्ट को अच्छे से पढ़ना है। फिलहाल मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सेक्शंस याद करो, मैं इस बार नहीं कहूंगी, क्योंकि अब ये आपका एग्जाम है आरजेएस का, आपका एग्जाम जो है एपीयू का है आने वाला, या फिर जो है एलएलबी के एग्जाम सभी होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, तो एक कागज पे जो है लिख लीजिए और रट्टे मार लीजिए, फिर भूल जाइएगा। क्योंकि 1 जुलाई से जो है नया लॉ लागू होने वाला है, तो आपको फिर से जो है सेक्शंस को पढ़ना होगा। लेकिन बच्चों जो आपके लिए अच्छी बात है कि अगर आपके दिमाग में सीक्वेंस बैठ गया, तो जो नया लॉ है ना उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, उसमें ये सब प्रोविजंस, रेफरेंस, रिवीजन, बयान मुलजिम, ऐसा कोई प्रोविजन हटा ही नहीं है, सब चीजें वही हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई ये सब सेक्शंस जो है आपके अब जो पढ़ा है वो सब बेकार जाएगा। अगर आपको पता है अपील कैसे होती है, कहाँ है, और उसके सारे सेक्शंस पता है, तो आगे सीक्वेंस भी वही है। तो ऐसा नहीं कि जो हम पढ़ेंगे जो आगे कुछ काम नहीं आएगा, प्रोविजन तो वही है, सेक्शनों को इन्होंने जो है चेंज कर दिया है, प्रोविजन लगभग वही है, कुछ नए प्रोविजन ऐड हुए हैं, कुछ में चेंज हुआ है, लेकिन सारा का सारा कानून चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है तो पूरा चेंज नहीं हुआ है। जैसे ही जुलाई में जब इसे लागू किया जाएगा तो हम इसको दोबारा से जो है मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी। अभी मैंने आज के लिए इतना ही, थैंक यू।